तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हम सबकी जेब से जुड़ा है। रिजर्व बैंक का एक ऐसा नया कदम जो हमारे पैसों को देखने, सहेजने और इस्तेमाल करने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल रुपए की। दोस्तों, वो 500 रुपए का नोट जो तुमने अभी जेब में रखा है, एक दिन वो बेकार हो जाएगा। नहीं, नोटबंदी नहीं आ रही, कोई वॉर नहीं होगी, कोई तबाही नहीं आएगी। बस सरकार एक बटन दबाएगी और तुम्हारी पूरी जिंदगी की सेविंग्स एक स्क्रीन पर आ जाएगी। हर खर्च दिखेगा, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। तुमने किसे पैसे दिए, कब दिए, कितने दिए, सब कुछ सरकार की नज़र में। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये हो रहा है अभी इंडिया में। इसका नाम है डिजिटल रुपी। तो चलिए अब जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर है क्या। अक्सर लोगों के मन में इसे लेकर बहुत सी गलतफहमियां होती हैं। कोई सोचता है कि ये गूगल पे या पेटीएम जैसा कोई नया पेमेंट ऐप है, तो कोई इसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मान बैठता है। लेकिन सच तो ये है कि ये इन सब से एकदम अलग और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये कोई ऐप नहीं है, बल्कि ये खुद एक करेंसी है। और जब ई-रुपये या ई-रुपये की बात आती है, तो ये सीधे तौर पर देश की संप्रभुता और अर्थव्यवस्था के कोर सिस्टम से जुड़ जाता है। अब इस हिस्से को जरा ध्यान से समझते हैं, क्योंकि ये सच में बहुत ही दिलचस्प है। डिजिटल रुपया असल में बिल्कुल उस कागज के नोट की तरह ही काम करता है जो सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है। इसे सीधे रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जारी किया है। ये फोन के अंदर एक सुरक्षित डिजिटल वॉलेट में रहता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसके इस्तेमाल के लिए किसी बैंक अकाउंट का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जी हाँ, और तो और ये बिना इंटरनेट के भी काम करने की क्षमता रखता है। जरा सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जेब से कागज का नोट निकालकर किसी के हाथ में रख दिया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कागज की जगह स्मार्टफोन ने ले ली है। स्मार्टफोन ही अब नया चमड़े का बटुआ बन चुका है। अब यहाँ पर एक सवाल उठना बहुत लाजमी है कि फिर यूपीआई और डिजिटल रुपए में क्या फर्क है। इस अंतर को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जब यूपीआई का इस्तेमाल होता है तो वो सिर्फ एक माध्यम होता है, एक रास्ते की तरह। असल पैसा एक बैंक खाते से निकलकर दूसरे बैंक खाते में जाता है, जिसके बीच में कई बैंकों के सर्वर और एनपीसीआई जैसे सिस्टम काम करते हैं। लेकिन डिजिटल रुपया अपने आप में कोई रास्ता या ऐप नहीं है, वो खुद पैसा है। वो खुद एक डिजिटल एसेट है। ये पैसा एक व्यक्ति के डिजिटल वॉलेट से निकलकर सीधे दूसरे व्यक्ति के डिजिटल वॉलेट में जाता है। बीच में कोई बैंक का सर्वर नहीं आता। ये हूबहू वैसा ही है जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में कैश थमाना, बस ये सब डिजिटल दुनिया में हो रहा है। इसी के साथ एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी देखने को मिलता है। अक्सर इसे बिटकॉइन जैसी चीजों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बिटकॉइन को किसी देश की सरकार ने नहीं बनाया है। उसकी कोई गारंटी नहीं है और उसकी कीमत हर घंटे बल्कि हर मिनट बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती रहती है। भारत में तो तकनीकी रूप से वो वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर भी नहीं है। इसके एकदम उलट डिजिटल रुपया पूरी तरह से भारत सरकार और आरबीआई की सॉवरेन गारंटी के साथ आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी के डिजिटल वॉलेट में 100 रुपए का ई-रुपी है, तो उसकी कीमत हमेशा हर हाल में 100 भौतिक रुपयों के बराबर ही रहेगी। उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। ये एक 100% स्थिर, सुरक्षित और पक्की सरकारी संपत्ति है। और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आज पूरी दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया किस दिशा में जा रही है। अगर ग्लोबल लेवल पर नजर डालें तो एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। दुनिया भर में कैश का इस्तेमाल तेजी से गिर रहा है। स्वीडन का ही उदाहरण ले लीजिए, वहां तो हालत ये हो गई है कि कई दुकानों ने नकद लेना पूरी तरह से बंद कर दिया है। उधर चीन को देखें तो वो अपने डिजिटल युआन को इतनी आक्रामकता से बढ़ावा दे रहा है कि वहां लोग व्यावहारिक रूप से कैश भूलते जा रहे हैं। और अगर अफ्रीका के केन्या की बात करें तो वहां एम-पेसा ने डिजिटल लेन देन को दूर दराज के गांवों तक पहुंचा दिया है। तो पैटर्न एकदम स्पष्ट है। जब भी कोई आसान और सुरक्षित डिजिटल विकल्प सामने आता है तो कागज का पैसा अचानक गायब तो नहीं होता, लेकिन हर गुजरते साल के साथ उसकी अहमियत जरूर कमजोर पड़ती जाती है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग और काफ़ी जटिल हो जाती है। ये एक ऐसा देश है जहां दो अलग अलग दुनिया एक साथ बसती हैं। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु में लोग पहले से ही कैशलेस जिंदगी की तरफ काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और ई-रुपये के आने से ये बदलाव और भी तेज होने वाला है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू है ग्रामीण भारत। आज भी देश में लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है। कई इलाकों में तो इंटरनेट कनेक्टिविटी आज भी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ऐसे करोड़ों लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और व्यापार सिर्फ और सिर्फ नकद पर ही टिका है। इसीलिए ये मान लेना कि एक झटके में पूरा देश डिजिटल हो जाएगा, व्यावहारिक रूप से फिलहाल संभव नहीं लगता। और यहीं से हम उस बहस में प्रवेश करते हैं
जो इस पूरे विषय का सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा है, निजता यानी प्राइवेसी की बहस। कागज के कैश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? यही कि वो पूरी तरह से अनाम है, अनोनिमस है। जब कोई 500 रुपए का नोट किसी को देता है तो सिस्टम में उसका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता। लेकिन डिजिटल दुनिया के नियम बिल्कुल अलग हैं। यहां हर एक कदम का डिजिटल निशान यानी डिजिटल ट्रेल छूटता है। ई-रुपए से किया गया हर एक लेन देन तकनीक के जरिए ट्रैक किया जा सकता है। और यहीं पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा हो जाता है। सरकार की नज़र और एक आम नागरिक की निजता के बीच का वो बैलेंस आखिर कैसे बनेगा? इस निजता के सवाल को दुनिया के अलग-अलग देश अपने अपने तरीके से सुलझा रहे हैं। जैसे अगर चीन के डिजिटल युआन मॉडल को देखें तो वहां सरकार के पास हर एक लेनदेन का पूरा एक्सेस होता है। वो एक तरह से पूर्ण निगरानी प्रणाली बनाता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक यहां एक बहुत ही स्मार्ट संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। रिजर्व बैंक का प्रस्ताव यह है कि छोटे-मोटे और रोजमर्रा के लेनदेन को बिल्कुल कैश की तरह ही अनाम रखा जाएगा, ताकि आम जीवन में निजता बनी रहे। लेकिन जो बड़े और संदेहास्पद लेनदेन होंगे उन्हें ट्रैक किया जा सकेगा। अब अगर इसके फायदों की बात करें तो इससे टैक्स चोरी और काले धन पर बहुत तगड़ी लगाम लग सकती है, जिससे सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और वही पैसा देश में बेहतर सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण में काम आ सकता है। ये एक काफी जटिल संतुलन है। एक तरफ निजता का अधिकार है तो दूसरी तरफ एक पारदर्शी अर्थव्यवस्था का निर्माण। अब जरा इसके सकारात्मक पहलुओं पर नजर डालते हैं, क्योंकि इसके फायदे सच में बहुत बड़े और गेम चेंजिंग हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है वित्तीय समावेशन। आज भी हमारे देश में 20 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग सिस्टम से पूरी तरह बाहर हैं। डिजिटल रुपया उन लोगों को सीधे देश की मुख्य अर्थव्यवस्था से जोड़ सकता है, वो भी बिना बैंक की किसी ब्रांच में जाए। दूसरा बड़ा फायदा है तुरंत पैसे भेजना यानी रेमिटेंस। जो लोग विदेशों से भारत पैसा भेजते हैं उन्हें भारी कमीशन देना पड़ता है और समय भी लगता है। ई-रुपए के साथ ये कमीशन और समय दोनों शून्य हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सुरक्षा। इस डिजिटल पैसे की नकल करना या जाली नोट छापना तकनीकी रूप से बिल्कुल असंभव है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और चौथा फायदा, जब सरकार सब्सिडी का पैसा सीधे लोगों के ई-रुपए वाले वॉलेट में भेजेगी तो बीच का सारा भ्रष्टाचार और लीकेज जड़ से खत्म किया जा सकेगा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस पूरे विश्लेषण को संतुलित रखने के लिए इसके डार्क साइड को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर पूरी अर्थव्यवस्था डिजिटल करेंसी पर आ गई तो जाहिर है कि ये दुनिया भर के हैकर्स और साइबर अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य बन जाएगा। साइबर सुरक्षा यहां सबसे बड़ी और सबसे गंभीर चुनौती होने वाली है। इसके अलावा जो लोग तकनीक के साथ सहज नहीं हैं, खासकर बुजुर्ग लोग और दूर दराज के ग्रामीण, वे इस नई व्यवस्था में हाशिए पर जा सकते हैं, पीछे छूट सकते हैं। और एक और बहुत ही तकनीकी लेकिन गंभीर खतरा है बैंक रन का। इसे ऐसे समझिए, अगर कभी कोई पैनिक फैला और लोगों ने अपना सारा पैसा साधारण बैंक खातों से निकालकर सुरक्षित समझकर अपने फोन के ई-रुपए वाले वॉलेट में ही जमा करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? बैंकों के पास पैसे की भारी कमी हो जाएगी। उनकी लोन देने की क्षमता धराशायी हो जाएगी, जो पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर सकती है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और यही वो सवाल है जो शायद इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा, क्या इन सब बदलावों के बाद कागज के नोट और सिक्के पूरी तरह से इतिहास बन जाएंगे? क्या आने वाले समय में कैश का कोई वजूद ही नहीं बचेगा? अगर हम आज के डेटा और भविष्य के रुझानों का गहराई से विश्लेषण करें और अगले 20 से 25 सालों का अनुमान लगाएं, तो सच तो यह है कि कैश का पूर्ण रूप से खात्मा होना काफी मुश्किल है। लेकिन अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, उसकी अहमियत में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव जरूर आने वाला है। इस बदलाव को बहुत आसानी से समझने के लिए एसटीडी बूथ और लैंडलाइन फोन का उदाहरण सबसे सटीक बैठता है। हम सबको याद है, एक समय था जब हर गली मोहल्ले में एसटीडी बूथ हुआ करते थे और घरों में लैंडलाइन बजते थे। आज क्या स्थिति है? लैंडलाइन आज भी मौजूद हैं, कहीं कहीं एसटीडी बूथ के पुराने बोर्ड भी नजर आ ही जाते हैं, लेकिन क्या उनका कोई वास्तविक उपयोग बचा है? बिल्कुल नहीं। वे पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके हैं। कैश का भविष्य भी काफी हद तक ऐसा ही होने वाला है। वो रातों रात खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे साल दर साल उसका इस्तेमाल इतना कम हो जाएगा कि एक दिन वो मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था से लगभग बाहर हो जाएगा। डिजिटल रुपया आएगा, फैलेगा और धीरे धीरे पूरे वित्तीय सिस्टम का एक सामान्य हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना कोई शोर मचाए यूपीआई ने हमारी जिंदगियों में अपनी पक्की जगह बना ली। निष्कर्ष यही है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था निर्विवाद रूप से डिजिटल होने जा रही है, और इस बड़े बदलाव को समझना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। नई तकनीकों से घबराने या डरने के बजाय उनके काम करने के तरीके को जानना और उसके अनुसार खुद को तैयार करना ही सबसे सही और समझदारी भरी रणनीति होती है।
उम्मीद है इस विश्लेषण से डिजिटल रुपए और पैसे के भविष्य से जुड़े कई सवालों के जवाब आज स्पष्टता से मिले होंगे। अब जाते जाते एक सवाल जरूर सोचने लायक है, क्या आने वाले सालों में डिजिटल रुपया हमें हमारी पुरानी नकदी की जगह पूरी तरह लेने पर मजबूर कर देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। तो आज